किसी जुर्म के मामले में जब जुर्म होता है तो वो अपने आप में बहुत अफसोसनाक बात होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात तब होती है जब जानबूझकर इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आज मैं जिस वारदात के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करने वाला हूं, वो वारदात पटना की है। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने वाली नीट छात्रा के कत्ल की वारदात। एक ऐसी वारदात जिसे पहले संदिग्ध मौत बताया गया, जिसे पहले खुद से मौत चुनने की बात कही गई, जिस लड़की की मौत हुई उसी के बारे में यह बात कही गई, लेकिन बाद में तफ्तीश हुई। पहले पटना पुलिस ने तफ्तीश की, फिर तफ्तीश सीबीआई के पास आई और ये मामला यूं ही आगे बढ़ता रहा। लेकिन अब इस मामले में जो सबसे बड़ी और नई खबर है वो ये है कि इस मामले में जो इकलौते शख्स को पुलिस ने बल्कि ये कहे कि पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मनीष रंजन, वो उस गर्ल्स हॉस्टल का ओनर है, मालिक है, उसे अब जमानत मिल गई है। अब आप कहेंगे कि जमानत मिल जाने में ऐसी कौन सी बात है? किसी भी मामले में जमानत तो आरोपियों को मिलती है, लेकिन कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल होती है और सबूत और गवाह पेश होते हैं तो बाद में उन्हें सज़ा भी हो जाती है, उन्हें जेल जाना पड़ता है। लेकिन इस मामले में ये मामला इतना सिंपल नहीं है। जमानत इसलिए मिली है क्योंकि उस घटना को 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और पहले पटना पुलिस ने इस मामले में काहिली और लापरवाही की मिसाल पेश की और अब सीबीआई ने हद ही कर दी और इन दोनों ही एजेंसीज ने, जिनके कम से कम 5 से 6 आईओज यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस मामले में चेंज हो गए, इन दोनों ही एजेंसी ने इन 3 महीनों के दौरान यानी 90 दिनों के दौरान उस मामले में चार्जशीट तक दाखिल करने की जरूरत नहीं समझी। और चार्जशीट तक दाखिल नहीं करना तय वक्त पर यह इंडिकेट करता है कि इन एजेंसीज ने इस मामले की जांच को कितनी गंभीरता से लिया है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आप समझ सकते हैं कि जांच के नाम पर सिवाय लीपापोती के अब तक और कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसे में बाय डिफॉल्ट बेल उस आरोपी को मिल गई है, मनीष रंजन को, जो कि उस गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है, जिस गर्ल्स हॉस्टल की एक लड़की की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई थी, जिसे बाद में कत्ल का मामला बताया गया। अब इस मामले में कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, आप लोगों के सामने उन्हें रखना चाहता हूं। हालांकि इस घटनाक्रम के ऊपर शम्स सर ने इससे पहले क्राइम तक पर कई बार अपनी कहानी में चर्चा की है, बात की है, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है उस लेटेस्ट अपडेट की रोशनी में ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने दोबारा रखना चाहता हूं। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि मनीष रंजन को जमानत मिल गई है। अब मनीष रंजन को जो जमानत मिली वो यूं ही नहीं मिली। सीबीआई ने इस मामले में बहुत किरकिरी करवाई और बहुत अपनी भद पिटवाई। इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी और सीबीआई की पटना यूनिट इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो इन्वेस्टिगेट करने वाली यूनिट को ये चाहिए था कि वो मौका वारदात पर विजिट करती, विजिट करने के बाद जो सैंपल इकट्ठा किए थे पुलिस ने, उनके रिपोर्ट्स कलेक्ट करती, उनके बारे में पता करती। कुछ सैंपल जो है वो दिल्ली भेजे गए थे, उनके बारे में पुलिस मतलब सीबीआई पता करती और इसके अलावा जो आरोपी है उससे पूछताछ करती। साथ ही जो आरोपी की लोकेशन है और दूसरे संदिग्ध लोगों की लोकेशन है उनके बारे में पता करती, उनकी लोकेशन का जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसके बारे में सीबीआई पड़ताल करती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से सीबीआई को इस मामले की जांच मिली तब से लेकर आज तक इस मामले में सीबीआई सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इसीलिए कोर्ट ने जब इस सिलसिले में तमाम सवाल सीबीआई से पूछे तो सीबीआई के पास हमें याद नहीं, हम बाद में करेंगे, अभी हमने नहीं किया है, हम कर रहे हैं, इस तरह के टाल मटोल वाले जवाब के सिवाय सीबीआई के पास और कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। तो पॉइंट वाइज जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनमें सीबीआई की लापरवाही इस मामले में झलकती है। सबसे पहले तो कोर्ट ने सीबीआई से यही पूछा कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज नहीं किया गया तो क्यों पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई गई, जबकि ये धारा किसी भी नाबालिग लड़की हो या लड़का हो, किसी बच्चे के साथ जब कोई ज्यादती होती है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। और पॉक्सो एक्ट की धाराएं काफ़ी सख्त हैं, इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है और आसानी से ज़मानत नहीं मिलती। कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है ही, बहुत गंभीर अपराध है। तो ऐसे में जब किसी केस में अगर वो एविडेंट हो कि किसी बच्ची के साथ या नाबालिग लड़की या लड़का के साथ कोई ज्यादती हुई है, छेड़छाड़ हुई है या उसके साथ कोई रेप हुआ है, तो उस तरह के मामलों में पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई ही जानी चाहिए ताकि आरोपी को किसी तरह की राहत या रियायत न मिले।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि न तो पटना पुलिस ने ऐसा किया था और न ही पटना पुलिस की गलतियों के सुधार के लिए जिस एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी दी गई सीबीआई को, उसने भी ऐसा नहीं किया, यानी पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई। कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने धारा क्यों नहीं लगाई इस मामले में, तो उन्होंने ये कहा कि पटना पुलिस ने एफआईआर में जो धारा लगाई थी उसमें पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं थी, तो हम भी पॉक्सो एक्ट की धारा लगाना भूल गए। क्या ये किसी प्रोफेशनल एजेंसी का जवाब है? भूल गए? ये भूल गए क्या होता है? बड़ी हैरानी की बात है कि सीबीआई जैसी एजेंसी कोर्ट में ये कहती है कि पॉक्सो एक्ट की धारा लगाना उसे याद नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले जो पुलिस ने केस दर्ज किया था उसमें भी पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं थी। इतना मासूम और इस तरह का जवाब, हैरानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी मामले में कोर्ट ने यह भी पूछा कि वो जो लड़की थी उसके अंतः वस्त्रों पर, अंडरगारमेंट्स पर कुछ स्पर्म पाए गए थे, यानी मतलब पुरुष के वीर्य पाए गए थे। तो जाहिर है मामला सेक्सुअल असॉल्ट का तो था ही, कम से कम ये सबूत तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था। ऐसे में ये पता करना बहुत ज़रूरी था कि वो स्पर्म किसका था। क्या गर्ल्स हॉस्टल के किसी कर्मचारी का, गर्ल्स हॉस्टल के मालिक का जो कि शक के घेरे में आया है, या फिर किसी और आदमी का जिसका दूर दूर से गर्ल्स हॉस्टल से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन किसी तरह से लड़की को उस आदमी ने अब्यूज़ किया हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मिल सकता था अगर उन अंडरगारमेंट्स पर जो स्पर्म मौजूद थे उसकी पहचान करने में सीबीआई या पुलिस कामयाब होती। सीबीआई ने यह भी काम नहीं किया। सीबीआई से पूछा गया कि आपने पता किया है वो स्पर्म किसका था? सीबीआई ने कहा नहीं, अभी तो नहीं किया है साहब, बताइए, अभी तो नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीबीआई से यह भी पूछा गया कि जो फॉरेंसिक के नमूने इकट्ठा किए गए थे, वो फॉरेंसिक के नमूने जांच के लिए एम्स भेजे गए थे दिल्ली, तो क्या आपने पता किया उस जांच रिपोर्ट के बारे में कि उसमें क्या आया? सीबीआई ने कहा नहीं साहब, अभी तो हमने वो रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई है। आप बस सुनते जाइए, कितनी हैरानी होती है। और इसके बाद कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मनीष रंजन, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ओनर जो बेउर जेल में बंद है, क्या उससे आप लोगों ने पूछताछ की? एक बार भी कोई बातचीत उसे, मतलब बेउर जेल गए आप लोग? सीबीआई ने कहा नहीं साहब, अभी तो हमने पूछताछ नहीं की है। अब आप बताइए कि सीबीआई ने किया क्या है? मुझे तो बड़ी इन सवालों और जवाबों पर हैरानी है। एक और अहम सवाल वो ये कि मनीष रंजन की लोकेशन घटना वाले दिन यानी 5 और 6 जनवरी, उस समय जो है मनीष रंजन की लोकेशन क्या थी, ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसके बारे में कोर्ट ने पूछा सीबीआई से कि क्या आप लोगों ने लोकेशन को असर्टन किया कि उसकी मौजूदगी कहाँ पर थी, या फिर कोई और संदिग्ध आदमी जो उस जगह पर मौजूद था जो शक के घेरे में है उनके बारे में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ना तो कोई सीडीआर को एग्जामिन किया, ना ही ये देखा, ना ये पता किया कि वो लोग कहाँ थे या मनीष रंजन कहाँ था। तो अब सवाल ये है कि सीबीआई आखिर कर क्या रही थी इतने समय से? कोर्ट भी इस बात पर काफ़ी हैरान हुई, और इतनी हैरान हुई कि कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से ले ली और सीबीआई को ही दे दी। सीबीआई से ले ली का मतलब ये है कि सीबीआई के पटना यूनिट से ये जांच जो है कोर्ट ने फिर से वापस ले ली और कहा कि आप रहने दीजिए, आपको जांच करने की ज़रूरत नहीं है, अब दिल्ली के ऑफिसर सीबीआई के इस मामले की जांच करेंगे। ये वाकई अपने आप में एक अजीब मामला है, जिसमें कोर्ट भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा लाचार या बेबस नज़र आया कि उसे सीबीआई से भी जांच अपने हाथों में वापस लेनी पड़ी और उसे फिर देना पड़ा सीबीआई के ही एक दूसरी यूनिट को, यानी दिल्ली को। अब आप सोचिए कि पुलिस जब ठीक से काम नहीं करती है तो केस की जांच आमतौर पर सीबीआई को दी जाती है। अब सीबीआई भी अगर इस तरह से जांच करे जो पुलिस को भी शर्मिंदा कर दे काहली या लापरवाही के मामले में, तो फिर पीड़ित कहाँ जाए और अदालत क्या करे? अदालत की लाचारी, अदालत की जो बेबसी है वो इस मामले में दिखती है कि वो सीबीआई से ही जांच लेकर फिर से सीबीआई के दूसरे ऑफिसर्स के हवाले कर देती है। तो अपने आप में ये बहुत ही दुखद केस है, दुखद मामला है। और अब इस केस को, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस मामले के जो इकलौते गिरफ्तार आरोपी है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ओनर मनीष रंजन, उसे जो है अब बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई है, ज़मानत मिल गई है। ये एक किसी भी आरोपी के मौलिक अधिकार का हिस्सा है कि अगर किसी मामले में
3 महीने यानी 90 दिनों का वक्त गुजरने के बावजूद अगर जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो उसे जमानत मिल जाती है, क्योंकि फिर सवाल उठता है कि भाई इतने दिनों तक जांच करके जब आपको कोई सबूत मिला ही नहीं कि आप चार्जशीट में लिख कर कोर्ट के सामने पेश कर पाते, तो फिर आपको क्या हक है कि किसी आदमी को आप यूं ही गिरफ्तार करके रखें और जेल में ठूंस कर रखें। तो इसीलिए उसे जमानत मिल जानी चाहिए। तो कानून ये कहता है और उसी कानून के मुताबिक जमानत मिल गई। तो कहने का मतलब ये भी है कि मनीष रंजन के वकीलों को कोर्ट में कोई बड़ी बड़ी दलीलें नहीं देनी पड़ी और कोर्ट को कन्विंस नहीं करना पड़ा कि हुजूर इसे तो गलत फंसाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही निहायत ही शरीफ आदमी है। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आरोप पत्र ही दाखिल नहीं हुआ था। तो फिर कोर्ट भी क्या करता, जब आरोप है ही नहीं, आरोप पत्र ही नहीं है, तो फिर बेल तो मिलनी ही थी। तो इसीलिए बड़ी खामोशी से, और जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, तो सॉफ्ट तरीके से वो जेल से बाहर निकल गया। वाकई एजेंसीज के काम करने की शैली की ये हद है। अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं नटशेल में, बिल्कुल संक्षेप में। वो केस ये है कि 6 जनवरी की दोपहर को पटना के गर्ल्स हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, एक छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी, नाबालिग लड़की, उसकी संदिग्ध हालत में वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। उसके बाद उसे फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद अस्पताल में वो स्ट्रगल करती रही और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई इस मामले में। और मृत्यु के बाद इस मामले में जो है पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज की 9 जनवरी को। 6 तारीख को वो सबसे पहले हॉस्टल्स के कमरे से रिकवर हुई थी। उसके बाद लड़की का अस्पताल में इलाज चलता रहा और फिर उसके बाद इस मामले में पटना पुलिस ने 9 तारीख को एफआईआर दर्ज की और लड़की की जो मृत्यु है वो हुई 11 जनवरी को। तो इससे पहले जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जाहिर है वो उसकी संदिग्ध हालत में बेहोश होने और उसके हॉस्टल के कमरे से अस्पताल तक पहुंचने और उसके घायल होने के संदर्भ में दर्ज हुई थी। लेकिन इस मामले की जांच में पुलिस ने काहिली की हद कर दी। पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने सीन ऑफ क्राइम में विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि वहाँ से जो भी कुछ सैंपल वैम्पल कलेक्ट करवाने थे, किसी ड्राइवर को भेजकर, थाने की गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को भेजकर वहाँ से कुछ सैंपल या कुछ चीज़ें पुलिस ने वहाँ से कलेक्ट करवाई थी। और इसके बाद तमाम जांच होती रही और शुरू से ही पुलिस ये मान कर चल रही थी, या इसके पीछे कोई वजह होगी, पुलिस बेहतर बता सकती है, कि ये मामला जो है वो खुद से अपनी जान देने की कोशिश का है। और ये भी है कि इस मामले में उस लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आया, तो ये तथ्य, ये दावा वो झूठा निकला। पुलिस का ये दावा झूठा निकला। पता चला कि उस लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अंडरगारमेंट्स में पुरुष के वीर्य पाए जाने के भी निशान मिले, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई थी। अब अगर ज्यादती हुई और उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो वो जाहिर सी बात है नॉर्मल डेथ तो है नहीं, मामला मर्डर का ही है। ऐसे में पुलिस को इस मामले की जांच बहुत गंभीरता से करनी चाहिए थी। एक एक चीज़, एक एक सबूत पुलिस को सही तरीके से जुटाने चाहिए थे। लेकिन सबूत मिलना तो दूर की बात, बिहार पुलिस के जो सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी इस मामले में घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे और बार बार ये बता रहे थे कि ये जो है एक नॉर्मल मामला है जिसमें लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है और किसी ने उसका कत्ल नहीं किया है, उसने खुद अपनी मौत चुनी है। घर वाले कहाँ तक बर्दाश्त करते। वो जहानाबाद से लेकर पटना तक दौड़ते रहे, फरियाद करते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार इस मामले में बिहार सरकार ने इसकी जांच जो है सीबीआई के हवाले की, लेकिन सीबीआई ने भी जिस तरह से जांच की वो बिल्कुल नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला रहा। और तमाम कोशिश करने के बावजूद घर वालों की और जो भी इस मामले में इंसाफ चाहते हैं उनके कोशिश करने के बावजूद इस मामले की जांच अब तक जिस तरह से हो रही है या आगे बढ़ रही है, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उस पीड़ित लड़की को कभी इंसाफ मिल भी पाएगा। ऐसे में शक पैदा होता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं, जो न सिर्फ बिहार पुलिस की जांच को प्रभावित करते हैं बल्कि सीबीआई जैसी, जिसे हम प्रीमियर एजेंसी कहते हैं, वो भी किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने से कतराती है और इन्वेस्टिगेशन का उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बिल्कुल उलट काम करती है। ये सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द फिलहाल ये मामला है। जमानत मुख्य आरोपी मनीष रंजन को मिल चुकी है। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि इस केस में आगे क्या होता है। एक्सपर्ट्स से अगर पूछे तो उनका कहना है कि होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि केस पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुका है। और किसी भी मामले में, इस तरह के मामले में अगर किसी भी आरोपी को पकड़ा जाता है और उस पर दोष सिद्ध भी होता है तो कानून में एक क्लॉज है, एक बात कही जाती है, वो ये कि कोई भी
गिल्टी बियॉन्ड डाउट प्रूव होना चाहिए, यानी कोई भी जुर्म, कोई भी अपराध बगैर किसी शक के साबित होना चाहिए। अब यहां तो जिस तरह से जांच हुई है, जिस तरह से सबूतों को लेकर, सैंपल्स को लेकर लापरवाही बरती गई है, शक की गुंजाइश तो पैदा होगी ही, और बचाव पक्ष के वकील इसका फायदा भी उठाएंगे। और सवाल यह भी है कि मनीष रंजन तो शायद, ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले में एक छोटी मछली है। जो बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, जिनकी भूमिका या जिनका रोल जो है शक के घेरे में है, उन तक शायद कभी जांच की आंच पहुंचेगी ही नहीं, सजा तो बहुत दूर की बात है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस केस पर क्या है, और जिस तरह से पुलिस और सीबीआई ने इस मामले की जांच अब तक की है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।